हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यह पदार्थ के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट होगा। पिछली पार्ट में मतलब पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था तत्व, यौगिक, यौगिक के गुण, ठीक है, यौगिक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही मिश्रण के गुणों के बारे में और समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज की कक्षा में हमको पढ़ना है मिश्रण में जो मिले हुए अवयव होते हैं उनको अलग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिश्रण के बारे में हमने पढ़ा था कि दो पदार्थ जब किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिल जाए, ठीक है, और उनके गुणों में परिवर्तन ना हो, रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना हो, तो वो मिश्रण होगा। और मिश्रण में जो पदार्थ मिलते हैं उनको हम भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग कर सकते हैं। भौतिक या यांत्रिक विधि से अलग कर सकते हैं। तो ये वही विधियां हैं जिससे हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में बहुत सारे अवयव होते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम जो कच्चा पदार्थ होता है उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन तेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें मोम होता है, वैसलीन होता है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो वे सभी तो उसमें मिले हुए हैं, सबको अलग अलग किस विधि से करेंगे। ठीक है, चीनी और पानी को अलग किस विधि से करेंगे। नमक और पानी घुला हुआ है, कैसे अलग करेंगे। समुद्र से नमक किस विधि से अलग किया जाता है। तो इन सब पदार्थों से प्रश्न बनते हैं कि मतलब कि मिश्रण के अवयवों को अलग करने वाले, और साथ ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर भी प्रश्न बनते हैं। जैसे भोजन का प्रश्न कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो इन सब बातों की चर्चा आज के वीडियो में होगी और आप इस पर आधारित सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। जो क्लास 9th के विद्यार्थी होंगे वो एक एक टॉपिक को नोट करेंगे, जिसके बारे में बताऊंगा। हर टॉपिक को अलग अलग नोट करेंगे, 13 विधियां और साथ ही इन बातों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विधि है कि मिश्रण को अलग करने का सबसे पहला विधि है और सामान्य विधि है हाथ से चुनकर। ठीक है, तो हाथ से चुनकर हम किसे अलग करेंगे, हैंड पिकिंग द्वारा। तो हैंड पिकिंग द्वारा या हाथ से चुनकर हम ऐसे मिश्रण को अलग करेंगे जिसमें मिश्रण और अशुद्धि, जैसे कि दो पदार्थ मिले हुए जैसे चावल और कंकर। तो चावल और कंकर में जो कंकर होता है वो दिखाई देता है हमको स्पष्ट रूप से और कम मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, कम मात्रा में। तो जब मिश्रण में जो अशुद्ध अवयव होगा जिसको अलग करना है उसकी मात्रा कम होगी और स्पष्ट दिखाई देगा, और स्पष्ट दिखाई देगा, जिसको हम हाथ से हटा सकते हैं। तो वैसे मिश्रणों को हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं, जैसे चावल से कंकर, दाल से कंकर, ठीक है, या दाल से छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। तो हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं मिश्रण के अवयवों को। अगला विधि है चाल कर। क्या करते हैं, चाल कर। तो मिश्रण में जब दो अवयव होंगे और उसमें से एक का आकार बड़ा होगा और एक का आकार छोटा होगा, उन दोनों के आकार में क्या होगा, अंतर होगा, तो उसे हम चाल कर अलग कर सकते हैं। जैसे बालू और उसमें पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, उन दोनों के आकार में बहुत अंतर होता है। बालू छोटे छोटे होते हैं और पत्थर के टुकड़े बड़े होते हैं, तो उनको चाल करके हम अलग कर देते हैं। आटा और चोकर, ठीक है, भूसी, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। तो इसको भी हम चाल करके क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जो आप समझ पा रहे हैं, जो कंपटीशन के लिए देख रहे हैं, वो सब केवल समझे। आप समझते हुए सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे आसानी से, जबकि जो 9th क्लास के बच्चे होंगे वो नोट करेंगे। तो इस तरह से चाल करके भी पदार्थों को अलग किया जा सकता है। किस किस पदार्थ को अलग करेंगे आप लिखते जाइएगा। ठीक है, जैसे आटा और चोकर, बालू और कंकर, बड़े कंकर। ठीक है, हाथ से चुनकर चावल कंकर, चावल और कंकर। अब आगे देखते हैं थिराना। थिराना मतलब कि स्थिरता देना। जैसे कि पानी में आपने देखा होगा कि आप जब ज्यादा मात्रा में कल चलाते हैं तो उसमें से बालू निकलता है, पानी में निकलता है ना। तो आप क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर स्थिर छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, स्थिर छोड़ देते हैं। स्थिर छोड़ देने से क्या होता है कि जो अमिश्रणीय कण है, न घुलने वाला जो कण है बालू, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो आप पानी को हल्का आराम से अलग कर लेते हैं, बालू को वहां छोड़ देते हैं। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, थिराना, क्योंकि हमने स्थिर छोड़ दिया। तो क्या हो गया, स्थिर छोड़ देने से
उसके कण जो है वो नीचे बैठ गए। ठीक है, तो ऐसी विधि से अगर हम किसी पदार्थ को अलग करते हैं तो उसे कहते हैं थिराना, और जब हम उस शुद्ध पदार्थ को अलग कर लेते हैं तो उस अलग करने की विधि को कहते हैं निथारना। क्या कहते हैं? निथारना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इससे जल से बालू, जल और बालू को छान करके भी अलग किया जा सकता है। जल और बालू को छान करके भी अलग किया जा सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब केंद्रीकरण या मंथन, यह विशेष है। ठीक है, कंपटीशन वालों के लिए। अब केंद्रीकरण में मतलब कि मिश्रण के अवयवों को अपकेंद्री बल द्वारा अलग किया जाता है। अपकेंद्री बल क्या होता है? तो केंद्र से बाहर की ओर जब बल लगता है तो उसे कहते हैं हम अपकेंद्री बल। कौन सा बल? अपकेंद्री बल। इस बल के आधार पर कौन कौन सी मशीनें कार्य करती है, पहले इसको समझ लीजिए। अपकेंद्रीकरण के माध्यम से दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। ठीक है, अपकेंद्रीकरण को मंथन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथन। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण द्वारा दूध से मक्खन को अलग करने में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्री बल। और कौन सी विधि है? तो अपकेंद्रीकरण विधि है। उसके बाद फिर लिखिएगा दूध से मक्खन। उसके बाद आप लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब आगे छान करके कैसे द्रव को अलग करते हैं? तो अगर कोई विलयन है, क्या है? विलयन मतलब घुला हुआ घोल, और उसमें घोल में जो अशुद्ध पदार्थ है वो मिलने वाला नहीं है, घुलनशील नहीं है, और उसके कण बड़े बड़े हैं। उसके कण क्या है? बड़े बड़े। जैसे पानी और बालू, उसके कण क्या है? बड़े बड़े है ना। तो पानी को हम जब छानेंगे तो उससे क्या होगा? उसमें के जो बालू के कण है वो अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम जल और बालू को छान करके भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चुंबकीय पृथक्करण। तो वैसे मिश्रण अलग होंगे। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि वैसे मिश्रण को अलग किया जाएगा। आप लिखेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण में वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है जिस मिश्रण का एक अवयव जो होगा उसमें चुंबकीय गुण होगा और दूसरे अवयव में चुंबकीय गुण नहीं होगा। जैसे गंधक को सल्फर कहते हैं, इंग्लिश में सल्फर से ज्यादा प्रचलित है। तो सल्फर और लौह चूर्ण, सल्फर और लोहे का चूर्ण एक साथ मिला हुआ है। सल्फर और लोहे का चूर्ण एक साथ मिला हुआ है, उसको आप कैसे अलग करेंगे? तो यहाँ पर हम एक चुंबक लाएंगे तो लोहे के जितने भी चूर्ण होंगे वे सब चुंबक में सट जाएंगे और सल्फर नहीं सटेगा, तो ये अलग हो जाएगा। तो इसको कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। मतलब चुंबक की सहायता से इसको क्या कर दिया? हम अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला है ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर हम विशेष परिभाषा लेंगे पहले, उसके बाद इसको देखेंगे। पहले परिभाषा आप समझिए कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ठीक है, तो वैसी विधि, ठीक है, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, और वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। आप समझिए इसको। देखिए, अगर कोई ठोस पदार्थ आप लेते हैं, क्या लेते हैं? ठोस। इसको आप अगर गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे? गर्म, तो यह द्रव में बदलता है। फिर द्रव को अगर गर्म करेंगे तो यह गैस में बदलेगा। ठीक है, गैस को अगर आप ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को अगर आप ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाएगा ना। अब देखिए, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको गर्म करने पर सीधे किस में बदलेगा? गैस में। आप अगर गर्म करते हैं ठोस को तो सीधे गैस में बदलेगा, और जब गैस को आप ठंडा करेंगे तो सीधे ठोस में बदलेगा। ठीक है, तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे गैस में बदलता है, और गैस को ठंडा करने पर वह सीधे ठोस में बदलता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं?
ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा समझिए कि जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं और वह सीधे गैस में बदलता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलता है, और गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वह सीधे ठोस में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं और किस पदार्थों को इस विधि से अलग किया जा सकता है? तो आप देखिएगा कि ऐसे पदार्थों में आता है कपूर। ठीक है, कपूर ऊर्ध्वपाती पदार्थ होता है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, शुष्क बर्फ, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इनके नाम लिख लेंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और कपूर, ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? ऊर्ध्वपाती पदार्थ। क्यों? क्योंकि इसको आप जब गर्म करेंगे तो यह द्रव में ना बदल के ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, और जब ठंडा करेंगे तो सीधा गैस से किस में बदलेगा? ठोस में। इस कारण से इन्हें हम ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए, अगर नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आप नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करना चाहते हैं, अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग अलग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप इसको गर्म करेंगे। ठीक है, और गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? सीधे ही किसमें बदलेगा? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन इसका क्या होगा? ये गर्म होकर के सीधे गैस में बदलेगा, और जब गैस बन के ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, और उसको हम एक जगह एकत्रित कर लेंगे तो अलग हो गया ना। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन विधि से। किस विधि से? ऊर्ध्वपातन विधि से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, परिभाषा नोट कीजिएगा पहले, उसके बाद एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, और किस किस को हम इस विधि से अलग करते हैं इस बात को भी आप लिखेंगे। वीडियो को रोक करके पीछे जाइए, वीडियो को रोक दीजिए और लिखिए। ठीक है, हम आगे समझाते हैं। अब है वाष्पन। क्या? नमक तथा अमोनियम क्लोराइड। आप अनुसूत्र भी याद कर लीजिए। वाष्पन क्या होता है कि जब किसी जल को हम गर्म करते हैं तो भाप बन के निकलता है, वाष्पन है। ठीक है, तो वाष्पन विधि से हम किसको अलग कर सकते हैं? तो दो ऐसे मिश्रण, ठीक है, जिसमें एक जो द्रव है या अशुद्धि है वो वाष्पशील है। कैसा है? वाष्पशील। तो उसको हम वाष्पन विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे जल और नमक, पानी में नमक घुल गया, आप उसको अलग कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे? तो आप पानी और नमक को, मतलब कि मिला हुआ जो भाग है उसको आप गर्म कीजिए। गर्म करने से क्या होगा कि पानी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और बच जाएगा क्या? जो शेष भाग बच जाएगा वो नमक होगा, तो नमक शेष रह जाएगा, तो अलग अलग हो गया ना दोनों। तो इस तरह से हम जल और नमक के मिश्रण को वाष्पन द्वारा अलग कर सकते हैं। अगला है रवाकरण। रवा का अर्थ होता है ढेला। रवा मतलब क्या होता है? ढेला, क्रिस्टल। ठीक है, तो जब किसी विलयन से किसी शुद्ध पदार्थ को, ठीक है, जब किसी विलयन रूप में कोई मिश्रण है, विलयन के रूप में मतलब घोल के रूप में, विलयन मतलब घोल, कोई मिश्रण घोल के रूप में है, उसमें से किसी पदार्थ को हम ठोस रूप में प्राप्त करते हैं, ढेला के रूप में प्राप्त करते हैं, रवा के रूप में प्राप्त करते हैं शुद्ध पदार्थ को, तो इसे कहते हैं रवाकरण। और इसके द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है समुद्री जल से नमक का, समुद्री जल से नमक का। ठीक है, और समुद्री जल से नमक का उत्पादन थिराना या मतलब थिराने विधि से भी किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए, ऐसे समुद्र है, ठीक है, ये मान लेते हैं समुद्र है, बहुत सारा पानी।
अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि छिछला गड्ढा खोद दिया जाता है ऐसे। अब ये पानी गया, बार बार समुद्र में लहरें आती रहती है, तो ये पानी गया और यहाँ पर रुक गया, ठीक है, इसमें फंस गया पानी। अब क्या होगा कि धूप के कारण ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। क्या होगा, सूख जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, ठीक है। तो ये ठोस के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, ठोस के रूप में। धीरे धीरे छोड़ देने से ये जो नमक है वो जल के नीचे ठोस के रूप में जमा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी स्थिर होता है। तो इसको हम थिराना भी कर सकते हैं, या रवाकरण के रूप में, ढेला के रूप में नमक निकल रहा है तो उसे रवाकरण कहेंगे। समुद्री जल से नमक जो है रवाकरण से अलग होता है। और एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिटकिरी का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम कहते हैं पोटास एलम। तो फिटकिरी के जो रवे होते हैं, ढेले, शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाते हैं रवाकरण विधि से। किस विधि से, रवाकरण विधि से। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया परीक्षाओं में कि पोटास एलम को किस विधि से शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, या ढेले के रूप में, या रवा के रूप में प्राप्त करते हैं, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं, तो रवाकरण विधि से। अगला है श्रवण या आसवन, ठीक है। श्रवण या आसवन विधि में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। श्रवण या आसवन विधि में एक बर्तन लिया जाता है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा ऊपर समझाता हूं, आप इसको नोट कीजिएगा, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, पीछे जाइए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। सपोज करते हैं एक टेबल है और नीचे से ताप दिया जा रहा है। यहाँ पर एक बालू स्मक रखा हुआ है, इसमें बालू है, ठीक है, और इसमें एक बर्तन रखा गया है, ठीक है। इसमें बर्तन रख दिया, इसमें द्रव रखा हुआ है या मिश्रण रखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या रखा हुआ है, मिश्रण रखा हुआ है, ठीक। और यहां से मतलब कि पाइप जोड़ा जाता है, और यहां पर एक बर्तन रखा जाता है, और यहां पर संघनक लगाया जाता है। संघनक मतलब क्या, यहाँ पर एक ऐसा मशीन लगाया जाता है जो इस जगह को एकदम ठंडा कर देता है। क्या कर देता है, ठंडा। अब आप जानिए कि इसमें पानी मिला हुआ है, इसमें ये जल है, हम कुछ चीजों को रखते हैं, इसमें पानी रखते हैं और किसी अशुद्ध पदार्थों को रख देते हैं। पानी में हम कुछ अशुद्ध पदार्थों को रख देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि हम जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म करेंगे तो यहाँ वाष्प बन के कौन जाएगा, वाष्प बन के कौन उड़ेगा, तो वाष्प बन के वह उड़ेगा जो वाष्पशील होगा। क्या होगा, वाष्पशील होगा। जैसे पानी, अगर इसमें हम बालू या चीनी या कुछ भी, नमक कुछ भी मिला दिए हैं, तो वो तो भाप बन के ऊपर नहीं जाएगा ना, कौन जाएगा, पानी। तो जल यहाँ से वाष्प बन के धीरे धीरे आगे जाएगा वाष्प के रूप में, पति के रूप में, वाष्प के रूप में। लेकिन यहाँ आते आते यह वाष्प जो है यह क्या बन जाएगा, ठंडा होने पर जल बन जाएगा और केवल पानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस जल को हम आशुद्ध जल कहेंगे। कौन सा जल कहेंगे, आशुद्ध जल, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह का शुद्ध जल प्राप्त होता है। कैसा जल प्राप्त होता है, शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये श्रवण विधि है। कौन विधि है, श्रवण विधि। तो जल को शुद्ध किया जाता है श्रवण विधि द्वारा। ऐसी विधि से, श्रवण विधि से वैसे मिश्रण को अलग करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वैसे दो मिश्रण को अलग करेंगे जिनके क्वथनांक के बीच अंतर जो होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का होगा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जब दो मिश्रण द्रव हैं, ठीक है, और उन द्रवों के बीच का जो अंतर है वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है। ध्यान देंगे, लिख लीजिए आप कि 25 डिग्री सेल्सियस या अधिक होगा जब दो द्रव, मिश्रण द्रव हैं, मिले हुए हैं और उनको हमको अलग अलग करना है, ठीक है। तो दोनों के बीच अगर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है तो हम श्रवण विधि से उसको अलग कर सकते हैं। श्रवण विधि से उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम का अंतर हो, या यूं समझ लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस या कम का अंतर होगा क्वथनांक में, तो हम इस विधि से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ताप 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है।
25 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहेगा, तो हम ताप को स्थिर करके धीरे धीरे गर्म करके केवल एक द्रव को हम श्रवण कर सकते हैं, एक द्रव को आगे तक भेज सकते हैं वाष्पशील करके। लेकिन अगर उनके बीच बहुत कम अंतर होगा, उनके क्वथनांक के बीच बहुत कम अंतर होगा, तो हम श्रवण विधि से या आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। तब हमको क्या करना होगा, प्रभाजी श्रवण से करना होगा। प्रभाजी श्रवण में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर बने होते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर बने होते हैं। और इस सेक्टर के कारण क्या होता है कि जो कम वाष्पशील द्रव है वो नीचे रह जाते हैं इस सब में, और जो अधिक वाष्पशील द्रव है वो पहले चला जाता है, ठीक है। तो जब मिश्रण के क्वथनांकों के बीच अंतर 10 डिग्री सेल्सियस से उससे कम होता है, तो हम प्रभाजी आसवन द्वारा उसको अलग करते हैं, या प्रभाजी श्रवण द्वारा, प्रभाजी आसवन या प्रभाजी श्रवण द्वारा उसके अवयवों को अलग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो पेट्रोलियम जो कच्चा पदार्थ आता है उसके अंदर ही पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, केरोसिन तेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें मोम निकलता है। तो इन सब चीजों को अलग अलग कैसे करेंगे, अगर हम शुरू में क्या था, श्रवण दिखा रहे थे ना हम आगे, तो श्रवण में क्या होता कि गर्म करते और पेट्रोल और केरोसिन तेल दोनों एक ही साथ चला जाता वाष्प बन के ना, इसीलिए हम और उनके क्वथनांकों के बीच बहुत कम अंतर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब 10 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है तो प्रभाजी श्रवण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम के अवयवों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, प्रभाजी श्रवण द्वारा। जैसे एसीटोन और एल्कोहल, एसीटोन और एल्कोहल। अब एसीटोन का एल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों के क्वथनांक में कितना कम अंतर है। अगर आपको कहे कि एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे, तो आप सीधा जानिए प्रभाजी आसवन से। क्यों, क्योंकि दोनों के क्वथनांकों के बीच 10 डिग्री सेल्सियस उससे भी कम का अंतर है ना। अब आगे देखिए, पृथक्कारी कीप द्वारा, इसको भी फिगर वाइज समझिए, सेपरेटिंग फनल, इसको मिटा रहे हैं, आपके बुक में ऐसे कुछ मतलब दिए हुए हैं, आप नोट करेंगे, इस चीज को भी लिखेंगे। यहां पर था पेट्रोलियम। अब आगे देखिए कि पृथक्कारी कीप, तो पृथक्कारी कीप कैसा होता है, तो इस तरह का होता है। अब देखिए इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि दो ऐसे द्रवों को अलग करते हैं। ध्यान से आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा कि पृथक्कारी की द्वारा दो ऐसे मिश्रणीय द्रवों को अलग कर देते हैं या अमिश्रणीय द्रवों को अलग करते हैं। ध्यान देंगे कि इसमें हम अमिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर पूछे कि अमिश्रणीय द्रवों को किस विधि से अलग किया जा सकता है आसानी से, तो पृथक्कारी की द्वारा। अमिश्रणीय द्रव कौन होंगे, तो अमिश्रणीय द्रव वो होंगे जो एक दूसरे में मिलते नहीं है। जैसे तेल और पानी, तेल और पानी को अगर आप एक साथ रख देते हैं, दोनों के घनत्व में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, दोनों रहेंगे तल बना करके, जैसे तेल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा, तो वो तल बना के रहेंगे, जबकि एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, पूरी तरह मिलेंगे नहीं। तो ऐसे मिश्रण अगर होंगे तो उन्हें हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, तो पृथक्कारी कीप का उपयोग करके अलग कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पर अगर हम पानी और तेल लेते हैं, ये तेल है और ये जल है। अब क्या करेंगे, यहां बर्तन रखेंगे और इस कीप को
मतलब इस कॉर्क को ढीला करेंगे तो नीचे क्या है, पानी। तो पहले पानी धीरे धीरे नीचे आकर के गिर जाएगा, और जब देखेंगे कि पूरा पानी आ गया उसके बाद तेल आते ही रोक देंगे, तेल के निकट जब आने लगेगा तो रोकेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे बर्तन में तेल अलग कर लेंगे। तो इस तरह से जल और तेल के मिश्रण को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो पृथक्कारी की द्वारा। अगला और लास्ट है क्रोमेटोग्राफी। हम टाइमिंग देख लेते हैं कितना हो गया, चलिए 25 मिनट। क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं। क्रोमेटोग्राफी के बारे में जान ले कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग जो है वो सर्वप्रथम प्राकृतिक रंगों को पृथक करने में हुआ था। किस रंग को, प्राकृतिक रंगों को पृथक करने में हुआ था। और ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्या होता है, रंग। और इस विधि का उपयोग सबसे पहले रंगों को ही पृथक करने में, अलग करने में किया गया था, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो स्याही के अवयवों को अलग करना या प्राकृतिक रंगों को अलग करना, या एक मिश्रण में 2-3 तरह के रंग मिले हुए हैं, स्याही मिले हुए हैं, और उसको अलग अलग करना है। तो इसके लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन पृथक्करण के जो 13 विधि थे इन सबको देख लिया, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर। तो आइए अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले इन परिवर्तनों में अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप अगर इसको समझ पाते हैं, इसका परिभाषा आप समझ पाते हैं, तो आप आसानी से किसी भी परिवर्तन को आप यह बता पाएंगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है, इसके सबसे पहला बात आपको समझना है कि यह परिवर्तन मतलब बदलाव, चेंजिंग, अस्थायी होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है, जबकि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक गुण बदलते हैं। कैसे गुण बदलते हैं, भौतिक गुण, जैसे में रंग, ठीक है, स्वाद, भौतिक गुण बदलते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हम कुछ पदार्थों को देखते हैं कि कैसा परिवर्तन है। जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना। आप सोचिए कि कोयला जब जल जाएगा तब क्या होगा, कोयला जब जलेगा फिर से उसको हम कोयला में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब वापस नहीं ला सकते। तो पुनः पूर्व के रूप में नहीं ला सकते, ठीक है। और यहां ला सकते हैं। आप पूरा लिखिएगा, जब अंतर आप लिखिएगा तो पूरा लिखिएगा। तो पुनः पूर्व रूप में वापस नहीं ला सकते। जैसे कोयला अब जल गया है तो क्या हुआ, पुनः कोयला बनेगा, कोयला के रूप में आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। वह जब कोयला जल करके राख बना तो कोयला से राख में परिवर्तित हो गया, कोयला से तो राख में परिवर्तित हो गया ना। तो क्या वह अस्थायी है या अस्थायी है, वो हमेशा के लिए राख बन गया या कुछ देर के लिए राख बना है, फिर से कोयला बनेगा, तो फिर से कोयला नहीं बनेगा, अस्थायी परिवर्तन हो गया। तो जब परिवर्तन अस्थायी होगा तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। मतलब कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, आप एग्जाम्पल भी लिखिएगा, कोयले का जलना कैसा, रासायनिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, बल्ब में करंट आती है, विद्युत धारा जैसे ही बल्ब में आएगी बल्ब जलेगा, ठीक है। और जब जलेगा तो प्रकाश देगा,
उष्मा देगा, लेकिन जैसे ही करंट गया वैसे ही बल्ब क्या होगा, फिर से बुझ जाएगा और वो जैसे का तैसा ही रह जाएगा। तो पहले जब वह जला तो प्रकाश दे रहा था, गर्मी दे रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइन कट गई, बिजली चली गई तो वह बुझ गई और फिर से वैसे की वैसा ही रह गया। तो बल्ब जला तो और फिर पूर्व अवस्था में ही रह गया ना, तो वो अस्थायी परिवर्तन था। कैसा परिवर्तन था? अस्थायी परिवर्तन, मतलब बदलाव हुआ लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रहा, या हमेशा के लिए वह बदलाव नहीं था। कुछ देर में लाइन कटेगी फिर वह वापस बल्ब जैसे था वैसे ही रह जाएगा ना। तो अस्थायी परिवर्तन, तो बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे भोजन का पचना, जब भोजन पचता है तो ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, बहुत सारे जो मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब अलग अलग हो जाते हैं, बहुत नए नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या, तो नए पदार्थ बनते हैं तो भोजन का पचना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना पूछा जाए तो मोम पिघल गया, पिघलना क्या हो जाएगा? क्योंकि मोम पिघल गया है और फिर से उसको हम पूर्ण रूप में ला सकते हैं, तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो इस तरह से आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की अनेक घटनाओं को आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से, आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अगर आप अंतर समझ पा रहे हैं तो आप हर प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम विलयन और अन्य बातों, निलंबन, कोलाइन पर चर्चा करेंगे और उससे पर आधारित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।